टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है The Rambo. He wanted to surprise his wife of Valentine's Day, but India Bravest Season 2 Episode 1. तो गाइस ये वीडियो लिबरल हिंदू की है एंड आई गेस इस वीडियो के हमें बहुत रिकमेंडेशंस आई थी कि इस वीडियो पे रिएक्ट करना है, बट अभी लेट हो गया है। बट ठीक है, हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ डू दैट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बाबा, कहीं नहीं जाऊंगी, पूरे दिन घर पे ही रहूंगी। वैसे ऐसा क्या भेज रहे हो, कुछ बताओ तो सही। दोपहर का खाना बनाती हुई सुजाता फोन पर अपने पति से बात कर रही है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे उसके पति ने उसके लिए वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट ऑर्डर किया था और अब वो ये जानने के लिए उतावला हो रहा है कि सुजाता को गिफ्ट मिला या नहीं। अभी एक दिन पहले ही सुजाता ने उसको चिढ़ाते हुए जो कहा था, आपको पता है ना कल क्या दिन है। अपनी बेटी के लिए तो गिफ्ट भेज दिया, लेकिन पत्नी का क्या। ठीक है, मैं अभी कुछ काम से बाहर आया हूं, तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ये कहते हुए उसका पति फोन काट देता है और सुजाता घर के कामों को निपटाती हुई पार्सल आने का इंतजार करने लगती है। जरा सी हवा की खटखटाहट भी होती तो सुजाता तुरंत भागकर दरवाजा खोल देती और फिर मायूस हो अपने गिफ्ट का इंतजार करने लगती। दोपहर शाम में बदल जाती है और शाम रात में, लेकिन सुजाता का वो पार्सल नहीं आता। अपने गिफ्ट की बाट देख रही सुजाता रात का खाना बनाने में लग जाती है कि 8:15 बजे उसका फोन एक बार फिर बजता है। वो भागकर फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से उसका पति नहीं बल्कि उसकी यूनिट की एक महिला ऑफिसर बोल रही थी, कैसी हो सुजाता, ठीक हो ना। हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ। थोड़ी सी अचंभित सुजाता उत्तर देती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। ये कहते हुए वो महिला ऑफिसर जैसे ही फोन काटती है, ना जाने क्यों सुजाता की बाईं आंख फड़फड़ाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि सुजाता इस कॉल का मतलब समझ पाती, उसके फोन पर कॉल्स की बाढ़ सी आ जाती है और कॉल करने वाला हर व्यक्ति उससे बस यही जानना चाहता था कि सब ठीक तो है ना। घबराहट के मारे पसीनों में लथपथ हो चुकी सुजाता अपनी 2 साल की बेटी प्रियशा को गोदी में उठाती है और भगवान के सामने दिया जला प्रार्थना करने बैठ जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, उतावली हो रही थी। वो बस इतना जानना चाहती थी कि उसका पति ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके इस सवाल का उत्तर दे सकें, उसको बता सकें कि कैसे उसके पति ने आज रणभूमि में महाबली भीम की तरह शौर्य प्रदर्शन किया। दिन रात खतरों से खेलने वाले ये फौजी सुजाता को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि उसके पति मेजर सतीश दहिया वहां हैं जहां पहुंचने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। नमस्कार, जय मां भारती। हरियाणा के नरनौल में जन्मे मेजर दहिया ने 17 फरवरी 2012 के दिन अग्नि को साक्षी मान सुजाता चौधरी संग 7 फेरे लिए थे। जब उनकी शादी हुई तब वो कश्मीर में ही पोस्टेड थे और अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ ड्यूटी पर वापस लौटना पड़ा था। वहीं सुजाता के लिए भी अपनी शादी के शुरुआती कुछ साल बिल्कुल आसान नहीं थे। जब भी वो अपने पति को फोन मिलाती तो ज्यादातर समय फोन मिलता नहीं था। यदि कभी फोन मिल भी जाए तो उसके पति फोन उठाते नहीं थे और यदि कभी फोन उठा भी लें तो पीछे से बहुत तेज पटाखों जैसा कुछ शोर आ रहा होता था। इसीलिए सुजाता को यह लगने लगा था कि शायद उसका पति इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सुजाता को समझ में आने लगता है कि उसके पति की नौकरी दूसरे आम पतियों जैसी नहीं है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके पति मेजर सतीश दहिया जिस बेस पर पोस्टेड हैं, वहां मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता और वो शोर जिसे वो पटाखों की आवाज समझती है, वो पटाखों की नहीं बल्कि गोलियां चलने की आवाजें होती हैं। शादी से 3 साल पहले साल 2009 में मेजर दहिया को आर्मी सर्विसेज कोर की लॉजिस्टिक सप्लाई विंग में कमीशन किया गया था। लॉजिस्टिक सप्लाई विंग इंडियन आर्मी के 12 लाख से ज्यादा सदस्यों तक राशन से लेकर हर छोटी बड़ी चीज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है।
एएससी में आने के कुछ ही महीने बाद मेजर दहिया को राष्ट्रीय राइफल्स की 1st बटालियन के साथ कश्मीर के नौगांव में 3 साल के लिए पोस्ट कर दिया गया था। 3 जुलाई 2012 के दिन लेफ्टिनेंट रहे मेजर सतीश दहिया एक सफल ऑपरेशन को लीड करते हैं, जिसके लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कमेंटेशन मिलता है। अवार्ड सेरेमनी के दौरान मेजर दहिया के साथी सुजाता को बताते हैं कि कैसे उसके पति ने बिल्कुल रैम्बो स्टाइल में गोलियां बरसाते हुए एक आतंकी को धराशायी किया था। तुम्हारा पति आधा नहीं पूरा पागल है, पूरा पागल, साले में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने पति के एक साथी से ये सुन सुजाता मेजर दहिया से खूब लड़ती है और कई दिनों तक नाराज भी रहती है। नौगाम के बाद मेजर दहिया को नागालैंड भेज दिया जाता है, जहां 2 सालों के दौरान वो कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को लीड करते हैं। लेकिन 2015 में एक बार फिर मेजर दहिया को कश्मीर की पोस्टिंग दे दी जाती है और इस बार उन्हें 30 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच किया जाता है। जहां एक तरफ मेजर दहिया दोबारा कश्मीर में सर्व करने को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक थे, वहीं थोड़े से दुखी भी। पिछली बार जब वो कश्मीर जा रहे थे तब वो नए पति बने थे और इस बार वो पिता बनने वाले थे। अरे मैं ठीक रहूंगा, तुम बेकार ही परेशान हो रही हो, बस 2 ही साल की तो बात है। अपनी गर्भवती पत्नी को दिलासा देते हुए मेजर दहिया दूसरी बार एलओसी की रक्षा करने निकल पड़ते हैं। कुपवाड़ा में 30RR के सीईओ कर्नल राजीव सहरन बड़ी बेसब्री से मेजर सतीश दहिया का इंतजार कर रहे थे। ऐसा कभी कभार ही होता था कि घुसपैठ विरोधी ऑपरेशंस में इतना अनुभव रखने वाला कोई ऑफिसर उनकी यूनिट ज्वाइन करे। मेजर दहिया का यह अनुभवी कारण था कि उन्हें 30RR की एक जंगल कंपनी का चार्ज दे दिया गया था। आमतौर से 30RR के ट्रूप्स को 4 कंपनीज में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से 2 कंपनी सड़कों को खोलने और NH 701 से गुजरने वाले कॉन्वॉयज को सिक्योरिटी देने का काम करती हैं। बाकी की 2 कंपनीज को शहरी इलाकों से दूर घने जंगलों में डिप्लॉय किया जाता है। कुपवाड़ा में पोस्टिंग के 1 साल बाद मेजर दहिया एक प्यारी सी बेटी के पिता बनते हैं और कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर घर भी आते हैं। सुजाता और अपनी नवजात बेटी प्रियशा के साथ कुछ दिन बिताने के बाद मेजर दहिया जब कश्मीर वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके पेट में बहुत जोर का दर्द उठने लगता है। चेकअप कराने पर पता चलता है कि उन्हें एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो गया है और ना चाहते हुए भी मेजर दहिया को आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना ही पड़ता है। जब एक ऑफिसर कॉम्बैट ड्यूटी के लिए अनफिट हो जाता है तो आमतौर से उसे अपनी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन कर्नल राजीव ऐसा नहीं करते। उन्हें पता था कि मेजर दहिया फौलाद के बने हैं और आज नहीं तो कल वो फिट हो ही जाएंगे। आखिरकार 2016 के अंत में मेजर दहिया को कॉम्बैट ड्यूटी के लिए फिट घोषित कर दिया जाता है और हंदवारा के घने जंगलों की निगरानी करने के लिए एक जंगल कंपनी की कमांड भी सौंप दी जाती है। ये कुछ महीने जब मेजर दहिया कॉम्बैट ड्यूटी से दूर थे तब उन्होंने अपने बंकर के ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था आई रस्ट व्हेन आई रेस्ट। मेजर सतीश दहिया की कंपनी के ऊपर कुपवाड़ा में 23 स्क्वायर किलोमीटर इलाके की निगरानी करने का जिम्मा था। इस इलाके में टोटल 30 गांव थे और मेजर दहिया की कंपनी को हर पल हर क्षण इन गांवों में होने वाली किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि पर नजर रखनी होती थी। यह एक ऐसा काम था जिसे बिना स्थानीय लोगों की मदद के नहीं किया जा सकता था। मेजर दहिया जानते थे कि यहाँ के ज्यादातर गांव वाले अपने लिए बस एक अच्छी और शांतिपूर्ण जिंदगी चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए पहले दिन से ही मेजर दहिया ने ऐसे स्थानीय लोगों को आइडेंटिफाई कर उनका विश्वास जीतना शुरू कर दिया था जो सीमा पार से ज्यादा अपने देश से प्यार करते थे। 2017 में वैलेंटाइंस डे के दिन मेजर दहिया का एक लोकल खबरी उन्हें सीमा पार के कुछ अत्यंत खूंखार आतंकियों की लोकेशन के बारे में बताता है। मेजर दहिया अपने सोर्स पर अटूट विश्वास रखते थे और उसकी इस जानकारी को ले उनके अंदर जरा सा भी शक नहीं था। मेजर दहिया का ये लोकल खबरी जिन आतंकियों की बात कर रहा था वो पाकिस्तान की सबसे स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में से एक थे और इन्हें 1 साल पहले ही भारत के अंदर भेजा गया था। इस सेक्टर में चार्ज संभालने के पहले दिन से ही मेजर दहिया को इस ग्रुप के ऊपर इनपुट्स मिलना शुरू हो गए थे और वो पिछले 1 साल से इनके पीछे पड़े हुए थे। सीमा पार से भेजा गया ये ग्रुप JEM का हिस्सा था और इसे नाम दिया गया था AG स्क्वाड, जिसका मतलब था अफजल गुरु स्क्वाड।
मेजर दहिया के सोर्स के अनुसार जेईएम का यह हाईली ट्रेंड स्पेशल स्क्वाड क्रालगंद नामक एक गांव में रुका हुआ था। इस इंटेलिजेंस इनपुट के अनुसार 4 आतंकी गांव के 2 अलग अलग घरों में छिपे हुए थे। इनमें से एक घर गांव के बाहरी किनारे पर था तो दूसरा बिल्कुल बीचों बीच। मेजर दहिया तुरंत ये इंटेलिजेंस कर्नल राजीव को पास कर देते हैं और अपने खबरी की गारंटी लेते हुए क्रालगंद निकलने की परमिशन मांगते हैं, जो उन्हें थोड़ी देर की बातचीत के बाद मिल जाती है। मेजर दहिया और उनकी टीम जैसे ही लोकेशन के लिए निकलते हैं, कर्नल राजीव हंदवारा के एसएसपी गुलाम जिलानी को फोन कर इस ऑपरेशन की जानकारी शेयर कर देते हैं। अभी 2 महीने पहले ही श्रीनगर में आतंकियों ने एसएसपी जिलानी के घर के ऊपर एक ग्रेनेड से हमला किया था, लेकिन सौभाग्यवश एसएसपी जिलानी और उनका परिवार उस समय घर पर नहीं थे और बच गए थे। कर्नल राजीव का मैसेज मिलते ही एसएसपी जिलानी भी अपने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ क्रालगंद के लिए निकल जाते हैं। इधर अपनी मारुति जिप्सी में बैठे मेजर दहिया क्रालगंद का नक्शा निकाल अपने साथियों के साथ ऑपरेशन का प्लान डिस्कस कर रहे थे और उधर जयपुर के अपने फ्लैट में बैठी सुजाता अपने गिफ्ट के इंतजार में उतावली हो रही थी। दहिया दंपति ने अभी केवल 2 महीने पहले ही जयपुर का ये फ्लैट किराए पर लिया था। मेजर दहिया की कश्मीर पोस्टिंग केवल 3 हफ्तों में पूरी होने वाली थी, जिसके बाद उन्हें जयपुर भेजा जा रहा था, लेकिन 3 हफ्तों का ये समय सुजाता को 3 साल के बराबर लग रहा था। इससे पहले भी कई बार एजी स्क्वाड के ऊपर इंटेलिजेंस मिली है, लेकिन हर बार वो गलत ही निकली। मेरा सोर्स भी गलत हुआ तो कहीं उन आदमियों को पहचानने में उससे कोई भूल हुई हो तो। मेजर दहिया के दिमाग में इस प्रकार के सवाल उफान मार रहे होते हैं कि तभी क्रालगंद गांव आ जाता है। गांव से कोई 200 मीटर पहले गाड़ी रोक मेजर दहिया नीचे उतरते हुए अपने एक जवान की तरफ कुछ इशारा करते हैं और ये जवान गाड़ी में से काले रंग का बॉक्स निकाल उसे खोलना शुरू कर देता है। इस बॉक्स के अंदर इंडियन आर्मी का नाइट विजन क्वाडकॉप्टर ड्रोन था, जिसे कुछ ही सेकंड्स में लॉन्च कर दिया जाता है। मेजर दहिया और हेडक्वार्टर्स में बैठे कर्नल राजीव टैक्टिकल मॉनिटर्स के ऊपर इस ड्रोन की लाइव फीड देखने लगते हैं। उधर जयपुर में सुजाता अभी भी अपने पार्सल का इंतजार कर रही थी और बार बार मेजर दहिया को फोन भी मिलाई जा रही थी, जो फोन नहीं उठा रहे थे। मेजर दहिया का फोन उनके पास था तो सही, लेकिन वो साइलेंट मोड पर था। पिछले 1 साल से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे मेजर दहिया इस समय अपने टारगेट्स के अलावा और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। पैदल पैदल इस गांव के किनारे तक पहुंचने के बाद मेजर दहिया अपनी टीम को 2 कॉर्डन्स में बांट देते हैं। एक कॉर्डन इस गांव को चारों तरफ से घेर लेता है और दूसरा गांव के अंदर घुसना शुरू कर देता है। अंदर वाले कॉर्डन को भी 2 पार्टीज में बांट दिया जाता है। इनमें से एक पार्टी को गांव के बीचों बीच बने घर को घेरना था और इस पार्टी का नेतृत्व खुद मेजर दहिया संभाल रहे थे। दूसरी पार्टी को गांव के बाहर वाले घर को घेरना था और इसका नेतृत्व एक जेसीओ को सौंपा गया था। RTRR की ये दोनों पार्टीज अभी अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ना शुरू ही करती हैं कि हेडक्वार्टर्स में बैठे कर्नल राजीव ड्रोन के मॉनिटर पर कुछ नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि 2 आदमी अंदर वाले घर से निकलकर बाहर वाले घर की तरफ भाग रहे हैं। कर्नल राजीव तुरंत ये अपडेट मेजर दहिया को पास कर देते हैं। सतीश, हमारे पास ये कंफर्म करने का टाइम नहीं है कि बाहर वाले घर में अभी भी 2 आतंकी हैं या भाग चुके हैं, लेकिन ये पक्का है कि ये दोनों वहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम भी अपनी पार्टी को ले उसी घर की तरफ बढ़ो। ड्रोन फीड पर नजरें गड़ाए कर्नल राजीव ये आदेश देते हैं और मेजर दहिया तुरंत अपने हाथ से एक इशारा करते हैं, जिसके बाद उनके पीछे आ रहे सभी जवान अपनी दिशा बदल बाहर वाले घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐन मौके पर हो रहे इस बदलाव का फायदा उठा ये दोनों आतंकी उस बाहर वाले घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बाहर वाले घर में पहले से मौजूद एक आतंकी किसी तरह बाहर निकल जंगल के अंदर घुसने में सफल हो जाता है। अब इस बाहर वाले घर में कुल 3 आतंकी छिपे हुए थे। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पूरी तरह गायब हो चुका था और जैसे ही मेजर दहिया की पार्टी इस घर के पास पहुंचती है तो अंदर छिपे तीनों आतंकी AK-47 से इनका स्वागत शुरू कर देते हैं। मेजर दहिया अपने जवानों को इस घर के पीछे कॉर्डन बिछाने का आदेश देते हैं और खुद अपने बडी के साथ इसके फ्रंट गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मेजर दहिया और उनका बडी गेट के पास पहुंच प्लॉट के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो घर के अंदर से उनकी दिशा में भारी फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग के बीच मेजर दहिया की जेब में पड़ा फोन अभी भी लगातार बजे जा रहा था और 1000 किलोमीटर दूर बैठी सुजाता की चिंता अब डर में बदल रही थी।
मेजर दहिया को पता था कि ये तीनों आतंकी घर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मिनटों नहीं तो घंटों में ही सही, लेकिन कभी ना कभी इनकी गोलियां खत्म जरूर हो जाएंगी। लगभग 10 मिनट की लगातार फायरिंग के बाद गोलियां चलना बंद हो जाती हैं और एक सन्नाटा सा पसर जाता है। इसी अवसर का फायदा उठा मेजर दहिया और उनका बड़ी बिजली की फुर्ती से फ्रंट गेट के अंदर घुसते हैं और एक छोटे से टीले के पीछे कवर ले लेते हैं। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर तीनों आतंकी भी घर से बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए फ्रंट गेट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मेजर दहिया भी तुरंत रिटर्न फायर करते हैं और तीनों में से एक आतंकी रेत की बोरी की तरह नीचे गिर पड़ता है। यह देख बुरी तरह घबरा चुके बाकी के दोनों आतंकी छलांग मार के टीले के पीछे छिप जाते हैं। इस पहली फेस टू फेस फायर फाइट में एक गोली मेजर दहिया को भी लग जाती है, लेकिन वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप फायरिंग करते रहते हैं। वैसे तो मेजर दहिया ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी एक गोली किसी तरह दो प्लेट्स के बीच मौजूद छोटे से गैप में से होते हुए उनके शरीर में घुस गई थी। कुछ मिनट बाद मेजर दहिया का बड़ी देखता है कि उसके सांप को गोली लगी है, तो वो उन्हें उपचार के लिए पीछे आने को कहता है, लेकिन मेजर दहिया साफ मना कर देते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे ज्यादा नहीं लगी है, अभी यहां से नहीं हट सकते। ये कहते हुए मेजर दहिया आतंकियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहते हैं। कोई दूसरा रास्ता ना देख ये दोनों आतंकी फ्रंट गेट की दिशा में ग्रेनेड्स फेंकना शुरू कर देते हैं और तभी मेजर दहिया को कुछ चीखें सुनाई पड़ती हैं जो उनके पीछे से आ रही थी। मेजर दहिया की ही कंपनी के 3 जवान जो उन्हें पीछे से कवर फायर दे रहे थे, ग्रेनेड के धमाके में घायल हो गए थे। मेजर दहिया तुरंत इन तीनों जवानों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाने का आदेश देते हैं और अपनी पोजीशन पर चट्टान की तरह डटे रहते हैं। इस समय तक कर्नल राजीव भी एनकाउंटर की साइट पर पहुंच चुके थे और जब उन्हें पता चलता है कि मेजर दहिया को भी गोली लगी है तो वो रेडियो पर उनसे वापस आने को कहते हैं। नहीं सर, अभी वापस नहीं आ सकता, अगर ये और ज्यादा खिंचा तो मेरे बंदों की जान खतरे में पड़ जाएगी। मेजर दहिया के मुंह से ये सुनने के बाद कर्नल राजीव उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाते कि ग्रेनेड से घायल हुए उनकी कंपनी के वो तीनों जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। सांप को बुरी तरह लगी है, लेकिन वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएंगे। मेजर दहिया की कंपनी का एक जवान कर्नल राजीव से ये कह ही रहा होता है कि तभी मेजर दहिया अपने अंदर की सारी ताकत इकट्ठा करते हैं, दौड़ते हुए अपनी पोजीशन से बाहर निकलते हैं और आतंकियों के पास पहुंचकर टीले की बाईं तरफ से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। एक आतंकी तो वहीं ढेर हो जाता है, जबकि दूसरा मेजर दहिया पर गोलियां बरसाता हुआ दीवार की तरफ भागने लगता है। मेजर दहिया के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से गोलियां निकल रही होती हैं, लेकिन वो कवर लेने की बजाय अपनी जगह पर ही खड़े खड़े अपनी एक आंख बंद करते हैं और उस आतंकी पर निशाना साधते हुए केवल एक राउंड फायर कर डालते हैं। केवल कुछ फीट दूर खड़ी उस दीवार तक पहुंचने से पहले ही ये तीसरा आतंकी भी नीचे गिर पड़ता है। तीसरे आतंकी के नीचे गिरते ही गोलियों की आवाज बंद हो जाती है और एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है। मेजर दहिया के साथी भागे भागे घर के अंदर घुसते हैं और उनको एक टाटा सूमो में लिटा हेलीपैड की तरफ निकल पड़ते हैं। सूमो के अंदर लेटे मेजर दहिया इस समय तक काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे, उनके अंदर बोलने की ताकत भी नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फुसफुसाते हुए कहते हैं, वो तीनों कैसे हैं? गाड़ी में मौजूद किसी भी ऑफिसर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेजर दहिया को उन तीनों की वीरगति के बारे में बता सके। हेलीपैड पर तैयार खड़ा एक ध्रुव हेलीकॉप्टर मेजर दहिया को ले श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही कश्मीर के पहाड़ों के ऊपर आसमान में मेजर दहिया अपनी सांसें लेना बंद कर देते हैं, लेकिन उनकी जेब में पड़ा उनका फोन बजना बंद नहीं होता। उधर आधे घंटे बाद जयपुर में दहिया दंपति के फ्लैट की घंटी बजती है। सुजाता दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक डिलीवरी मैन अपने हाथों में उसका वैलेंटाइन गिफ्ट लिए खड़ा होता है। सुजाता ये बॉक्स खोलती है तो उसकी आंखों के सामने एक दिल की शेप वाला केक, गुलाब के फूल और कुछ मोमबत्तियां होती हैं।
थोड़ी देर तक अपने गिफ्ट को निहारने के बाद सुजाता अपना फोन उठाती है और एक बार फिर से अपने पति का नंबर मिलाने लगती है। 10:30 बजते बजते सुजाता आर्मी के हर उस व्यक्ति को कॉल कर चुकी होती है जिसे वो जानती थी, लेकिन ज्यादा तुम श्रीनगर आ ही जाओ। सुजाता समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और थोड़ी ही देर में उसके पिता भी उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके पिता को पता चल चुका था कि उनका दामाद वीरगति को प्राप्त हो चुका है, लेकिन वो भी अपनी बेटी को यह खबर देने की हिम्मत नहीं कर पाते। बेटा उसको थोड़ी सी चोट लगी है, कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, ये कहते हुए सुजाता के पिता चुपके से घर के टीवी के तार काट देते हैं। आधी रात होते होते हंदवारा एनकाउंटर की खबर देश के हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी होती है और जयपुर में मेजर दहिया के पड़ोसियों के साथ साथ उनके आर्मी के कई साथी भी उनके फ्लैट पर इकट्ठा होने लगते हैं। किसी से भी साफ जानकारी ना मिलने पर सुजाता अपने पिता के सामने दोनों हाथ जोड़कर उसे दिल्ली ले जाने की प्रार्थना करने लगती है, जहां से वो फ्लाइट में श्रीनगर जाना चाहती थी। सुजाता, उसकी 2 साल की बेटी, उसके पिता और मेजर दहिया का एक साथी गाड़ी में बैठ अभी दिल्ली के लिए निकलते ही हैं कि तभी सुजाता के फोन पर कर्नल राजीव की कॉल आ जाती है। प्लीज सुजाता, तुम यहाँ मत आओ। रुंधे हुए गले से कर्नल राजीव सुजाता से कहते हैं, सतीश वीरों की तरह इस धरती से गया है और मुझे पता है कि तुम भी एक वीरांगना हो। अब तुम्हें अकेले ही अपना और अपनी बेटी दोनों का ख्याल रखना है। कर्नल राजीव की इस कॉल के बाद सुजाता के पिता ड्राइवर से गाड़ी हरियाणा में मेजर दहिया के माता पिता के घर ले जाने को कहते हैं। इसके बाद क्या क्या हुआ सुजाता को कुछ भी याद नहीं है। वो पूरे रास्ते पत्थर की तरह जमी रहती है और पूरी रात एक बार भी नहीं रोती। अगले दिन मेजर दहिया के पार्थिव शरीर को नरनौल उनके घर लाया जाता है। आसपास के कई गांवों से उमड़ी भीड़ के नारों और विलाप के बीच जब सुजाता तिरंगे में लिपटे अपने पति का चेहरा देखती है तो उसकी चुप्पी आखिर फूट ही जाती है और वो खूब फूट फूट कर रोती है। आज 5 साल की हो चुकी मेजर दहिया की बेटी प्रियाशा को अभी भी यही लगता है कि उसके पापा जिंदा हैं। वो रोज अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी मम्मी पापा घर कब आएंगे, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन जब प्रियशा अपने पापा से मिलने की कुछ ज्यादा ही जिद करती है तो सुजाता मेजर दहिया के पुराने वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स उसको दिखा देती है और ऑनलाइन खिलौने ऑर्डर करके उससे कहती है कि ये आपके लिए आपके है दिल की आरज़ू। गाइस वीडियो खत्म हो गई है एंड मतलब उनकी बेटी भी जब बड़ी होगी तो उनको पता चल ही जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। ऑफ कोर्स वो अभी छोटी से उसकी मम्मी ये सब करती है, बट जिस तरह से इन्होंने बोला कि वाइफ के पापा ने मतलब उनका तार काटा था टीवी का, सो एज टू नो कि उनको ना पता चले, बट कर्नल राजीव का ये फर्ज था कि वो उनको बताएंगे एज अ वाइफ, क्योंकि उनकी वाइफ थी। बट ये बहुत ही सुनने में एकदम शॉकिंग लगता है कि वो अपने वैलेंटाइंस गिफ्ट का वेट कर रही थी और ये सब। बट ये 14 फरवरी 2017 को हुआ था और 14 फरवरी ईयर हमें नहीं पता, तभी पुलवामा भी हुआ था। वो बाद में हुआ था 2019। तो स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में जब 14 फरवरी डेट दिखाई तो मेरे को लगा कि पुलवामा पे बनाया होगा। 8 साल और अभी आई थिंक 36 की हो रही होंगी वो अभी। कौन? इनकी वाइफ। और वो भी होते ना अभी मोस्टली। तो ये बहुत हार्ड टाइम होता है, लाइक पूरा एक फैमिली मेंबर चला गया। जिस पे बीतती है उसी को ही पता है गाइस। और सैनिक की जो लाइफ होती है वो कोई लाइफ नहीं रियल में होती नहीं है। तो गाइस बेसिकली अभी बहुत वो आ गया, आजकल तो मॉडर्न हो गया कि जो मार्टियर होते हैं उनकी वाइफ्स को बहुत थोड़ी बहुत प्रिविलेजेस मिलती है कि वो उनकी जगह पे नौकरी कर सकती हैं। बट पहले के समय में आई गेस इतनी एजुकेशन भी नहीं होती थी एंड ये सब तो चीज़ें खैर बाद की बात है। बट जैसे कि अभी हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला था कि आर्मी सिर्फ
कपड़ा कुछ मकान ऐसा कुछ उन्होंने शायद बोला कुछ था कि बोला सिर्फ था, रोटी सैलरी कपड़ा और मकान के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करना है, कुछ कि ऐसे करके कोई डायलॉग बोला था कुछ। सैलरी के लिए नहीं आना है। हाँ। जिसके अंदर खुद वो पेट्रियोटिज्म है, ज्वाइन कर सकता है, उसको आना चाहिए। तो सबकी बस की बात नहीं होती गाइस। तो बेसिकली वीडियो बहुत ही तो बहुत Emotional- डिटेलिंग के साथ बहुत emotional अच्छे से था। वीडियो डाली गई थी, लाइक पूरा हर ऑपरेशन का डिटेल बताना। और गौरव Parallelly, like, भारद्वाज relate जी ये बताना। वीडियो बनाते हैं एंड उनका Like, कंटेंट लिबरल सुपर्ब हिंदू होता है, का बहुत जो मेहनत वीडियो करते हैं होता है वीडियो बनाने के लिए। एंड वो अच्छी होती है। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। ये